Welcome back to this second part of this nucleophilic substitution bimolecular SN2 reaction. So इसमें हमने क्या देख के एक सबस्ट्रेट होता है जिसको कभी कभी इलेक्ट्रोफाइल भी कहा जाता है कुछ बुक्स में जो लोकल ऑथर्स की बुक्स होती हैं दे कॉल इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल है जो कि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूजुअली यही होता है कि रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को ढूंढता है और आपस में इंटरेक्ट करके हमें प्रोडक्ट देते हैं। तो ये जो सबस्ट्रेट होता है या इलेक्ट्रोफाइल होता है इट कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। हमारे पास अल्कोहल भी हो सकता है, अल्कोहल कैन अंडरगो एमाइन हो सकता है, लेकिन इन वाले केसेस में ये जरूरी होता है कि हम किसी तरीके से OH को एक अच्छा लीविंग ग्रुप बनाए, तो वो यूजुअली प्रोटोनेशन के थ्रू होता है या दूसरे अल्काइल हैलाइड होता है दैट कैन अंडरगो substitution. These are some of the substrates, common substrates which undergo substitution reaction via this mechanism. और न्यूक्लियोफाइल क्या क्या होता है वो भी हमने देख लिया है और आगे भी हम आज देखेंगे वेरी क्लियरली। वो ट्रांजिशन स्टेट इसमें TBP शेप की बनती है, पेंटा कोऑर्डिनेटेड होती है जो आप देख सकते हो, और एक ही p ऑर्बिटल के अलोंग ही न्यूक्लियोफाइल भी होता है और हेलोजन भी होता है और दोनों पे नेगेटिव चार्ज होता है या डेल्टा नेगेटिव होता है। वो डबल डैगर इंडिकेट करता है कि ट्रांजिशन स्टेट है। और कभी कभी कहा भी जाता है कि सब ये वाली रिएक्शन SN2 के थ्रू जाती है, आप इसका ट्रांजिशन स्टेट बना दीजिए। तो ट्रांजिशन स्टेट में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप और जो सेंटर जिस पे रिएक्शन हो रही है रिएक्शन सेंटर वो अलोंग सेम लाइन होनी चाहिए, अलोंग सिंगल प्लेन होनी चाहिए। और बाकी जो तीन ग्रुप्स बचे हैं वो भी इन अ डिफरेंट प्लेन होते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन जिसमें न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप होते हैं। तो ये TBP की तरह बनते हैं। और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसके रेट को अफेक्ट करते हैं वो हम आज इस वाले वीडियो में देखेंगे। और उसमें सबसे पहले जो हमें देखना है वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैसे इफेक्ट करती है? जो हमने रेट ऑर्डर लिखा इसका रेट ला वो कुछ ऐसा है कि एक तो सबस्ट्रेट है या जिसको मैंने कहा कि कुछ बुक्स इलेक्ट्रोफाइल भी दिखाती है और ये न्यूक्लियोफाइल की के रिलेटेड ऑर्डर है। तो सबस्ट्रेट के रिलेटेड भी वन ऑर्डर है, न्यूक्लियोफाइल के रिलेटेड भी वन ऑर्डर है, तो ओवरऑल ऑर्डर जो आता है वो 2 आ जाता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखें और हम न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन ही चेंज करें, अगर हम न्यूक्लियोफाइल डबल करते हैं तो रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा, रिएक्शन नई रिएक्शन रेट क्या होगी? तो वो आप ऐसे निकाल सकते हो कि आर डैश इज इक्वल टू के इंटू सबस्ट्रेट, तो आप ऑब्वियसली कांस्टेंट रख रहे हो तो रेज़ पावर 1। लेकिन अब न्यूक्लियोफाइल अगर आपने डबल की है तो अगर पहले न्यूक्लियो NU थी तो मतलब अब यहाँ पे 2NU है, तो इसके ऊपर एक पावर आ जाएगा। तो जो नई रेट होगी वो होगी के इंटू सबस्ट्रेट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डिडंट आई चेंज दिस के? क्योंकि रिएक्शन कांस्टेंट इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक, तो सबस्ट्रेट और ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो सबस्ट्रेट के रिलेटेड 1 ही होगा। जो ये पावर है तो ये 2 पे भी है और इस न्यूक्लियोफाइल पे भी है, तो आई कैन शो इट लाइक दिस, न्यूक्लियोफाइल का पावर 1 और 2 का पावर 1। तो अगर हम अब R डैश और R का कंपैरिजन करें, उनका रेशियो ले, तो व्हाट वी गेट इज दैट वी गेट K into substrate raised to power 1 nucleophile raised to power 1 into 2 raised to power 1 which is 2। ठीक, और नीचे क्या आ जाएगा, K into substrate raised to power 1 nucleophile raised to power 1। तो ये वाला K जो है ये कैंसिल होगा इसके साथ, तो हम हमारे पास जो बचेगा वो है 2 raised to power 1 which is 2। तो मतलब जो नई रेट होगी वो ट्वाइस ऑफ द इनिशियल रेट होगी। दिस इज हाउ रिएक्शन इज अफेक्टेड। कभी कभी वो ऐसा करता है कि वो सबस्ट्रेट की भी डबल करता है, या सब कहता है कि हम सबस्ट्रेट की भी डबल करते हैं, तो उस वक्त सबस्ट्रेट का ट्वाइस आ जाएगा और ऊपर 1। और न्यूक्लियोफाइल भी अगर डबल करता है तो ऊपर उसका पावर में 1 आ जाएगा। तो आर डैश जो उस टाइम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, और वो बनेगी 2 रेज़्ड पावर 1 into 2 रेज़्ड पावर 1 into K into सबस्ट्रेट into न्यूक्लियोफाइल। तो जो ये वाला पोर्शन जो है वो अर्लियर रेट है जिसको हम R0 दिखाते हैं या R दिखाते हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा 4R। तो जो नई रेट होगी उस टाइम वो 4 टाइम्स बनेगी द इनिशियल रेट। सो दिस इज हाउ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। तो अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इसमें है वो है सिटेरिक फैक्टर। इनफैक्ट मैं इसी से स्टार्ट कर रहा हूँ। सिटेरिक फैक्टर में क्या क्या, सिटेरिक फैक्टर आता कहाँ से है?
और क्यों आता है? ये तो obvious बात है, जब टीबीपी इसमें ये बनती है ट्रांजिशन स्टेट, जब टीबीपी बनती है तो जो ये वाले ग्रुप्स होंगे जो जिनको मैं दो हाइड्रोजन और एक आर से दिखा रहा हूँ, और लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल होंगे। ठीक, और जब हम इनको देखते हैं, व्हाट वी सी इज कि जो ये वाला सेंटर है बीच में कार्बन, तो ये वाला कार्बन जो है, दिस दिस अल्काइल ग्रुप, दिस हाइड्रोजन, जितने बड़े ये होंगे तो उतनी ज्यादा यहाँ पे रिपल्शंस होंगी, बिकॉज एंगल हियर इज 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे रिपल्शंस हो स्ट्रॉन्ग रिपल्शंस होते हैं। तो जितने बड़े ये ग्रुप होते हैं जिनको मैंने येलो से दिखाया, तो उतना ज्यादा रिपल्शन आ जाएगा, उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा। तो एज these hydrogens are replaced by much bulkier groups, there is destabilization of the transition state। ट्रांजिशन स्टेट की में रिपल्शन ज्यादा आ जाते हैं, और जब ट्रांजिशन स्टेट में रिपल्शन ज्यादा आ जाती है तो एनर्जी इसकी बढ़ जाती है, और एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होता है, विच विल सी फ्रॉम दिस ग्राफ जो हमने कल देखा, कि अगर ये रिएक्ट स्टार्टिंग मटेरियल है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, दिस इज हाउ दिस रिएक्शन अंडरगोज टू कंप्लीशन। ठीक, सॉरी, तो ये कुछ ऐसे जाती है। तो अगर पहले ये ट्रांजिशन स्टेट थी, इसकी एनर्जी ये थी जब ये हाइड्रोजन थे सारे केस, लेकिन अब जब इन हाइड्रोजन को, येलो वाले हाइड्रोजन और इस आर को मैंने ज्यादा बल्कि बनाया, तो यहाँ पे रिपल्शन होंगे। रिपल्शन की वजह से क्या होगा, जब रिपल्शन हो जाएंगे तो ट्रांजिशन स्टेट की जो ओवरऑल एनर्जी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। तो अब ट्रांजिशन स्टेट जो पहले वाली यहाँ थी, अब जो नई वाली बनेगी वो यहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा और इस वाले फिर रिएक्शन को यहाँ पे प्रोडक्ट्स देने पड़ेंगे। ठीक, प्रोडक्ट्स हमें तक जाना पड़ेगा। तो जो नई वाली ट्रांजिशन स्टेट है, दैट वुड बी हायर इन एनर्जी, और उससे क्या होगा कि जो पहले एक्टिवेशन बैरियर था, जो ई पहले यहाँ तक था, अब वो इंक्रीज होके ऊपर चला गया है। जब वो इंक्रीज होके ऊपर चला गया है, और जो नई वाली एक्टिवेशन एनर्जी है वो अब बहुत ज्यादा है, एज ए रिजल्ट जब एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है तो रिएक्शन की रेट डिक्रीज हो जाती है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें, ठीक, अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें, दोनों ट्रांजिशन स्टेट, दो रिएक्शन जाते हैं, एक में ये ट्रांजिशन स्टेट और एक में ये ट्रांजिशन स्टेट है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, तो इसकी वजह से जो ये वाली रिएक्शन होगी ऊपर वाली, उसकी रेट कम होगी कंपेयर टू द बिलो वन। तो दिस इज हाउ रिएक्शन सेंटर पे जितना स्टीरिक बल्क आता है उतना रिएक्शन रेट डिक्रीज होता है, हो जाती है। और इसमें हम फिर क्या देखते हैं, इसीलिए हम देखते हैं कि जो फास्टेस्ट रिएक्शन होती है वो SN2 इसकी होती है। फिर इसके बाद होती है, अगर हम यहाँ पे एक H को रिप्लेस करके CH3 लगाएं और CH2X, और फिर जितना जितना बल्क बढ़ जाता है उतनी ज्यादा रिएक्शन रेट डिक्रीज हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पे जो सेकेंडरी है, यहाँ पे टर्शरी है, तो इसकी रिएक्शन रेट SN2 के हिसाब से डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि बल्क की जो रिएक्शन सेंटर है वहां पे बल्कि ग्रुप्स अटैच होते हैं। ठीक, और इसी तरह अगर अगर हम जो रिएक्शन सेंटर जिस पे हो रहा है, अगर इसके साइड पे भी जो अल्फा कार्बन है, यहाँ पे ये वाला अल्फा, अल्फा पे लगा ग्रुप भी अगर बड़ा हो, सपोज अगर ये CX है और यहाँ पे लगने वाला ग्रुप बड़ा हो, तो इसकी रिएक्शन कम होगी कंपेयर टू दिस। ठीक है, अगर हम ये वाला केस लें, ठीक, तो यहाँ पे रिएक्शन होनी है, या यहाँ पे रिएक्शन, ये वाला ग्रुप बड़ा है कंपेयर टू दिस वन, तो इसकी रेट कम होगी। दिस इज हाउ दिस रिएक्शन वर्क्स। इसके साथ साथ हमें देखना क्या है कि साइक्लिक केसेस में क्या रिएक्शन का क्या रेट रहता है और क्या ऑर्डर रहता है। अब वो हम कैसे देखते हैं, वो भी हम ट्रांजिशन स्टेट के ही थ्रू देखते हैं। जो हमने ऊपर देखा ट्रांजिशन स्टेट, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, कि जो ट्रांजिशन स्टेट है, जो कि ये है, विच यू सी हियर इज, कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे टीबीपी हमें पेंटा कोऑर्डिनेटेड कार्बन मिलता है, टीबीपी वाला केस। तो अगर यहाँ पे रिंग आ जाए, यहाँ पे इन दो हाइड्रोजन की जगह पे कोई रिंग आ जाए, तो इसको डिफिकल्ट होता है ये 120 डिग्री का एंगल अटेन करना, क्योंकि रिंग्स जो हमें यूजुअली मिलती है, सपोज 3 मेंबर्ड रिंग की रिंग हम हमारे पास है, तो ये एंगल 120 डिग्री न रह के 60 के अराउंड आ जाता है। तो इसमें स्ट्रेन ऑलरेडी है 3 मेंबर्ड रिंग में। अब अगर
ये वाला सबस्ट्रेट है हमारे पास और इसको इसकी हमें SN2 करानी है, तो ये वाला TBP हमारे पास पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि TBP के लिए ये जो दो बॉन्ड्स हैं इनका एंगल 120 होना चाहिए, लेकिन थ्री मेंबर्ड रिंग में आपको ये सिर्फ 60 मिलता है। तो मतलब रिएक्शन में बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाता है, क्योंकि सबस्ट्रेट पे ऑलरेडी स्ट्रेन है, अब जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है, तो रिएक्शन रेट डिक्रीज होगी। इसी तरह फोर मेंबर्ड रिंग का भी पॉसिबल नहीं है। इसी तरह हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सिक्स मेंबर्ड रिंग का आना चाहिए, या अगर हम मैं इसको प्लेनर फॉर्म में दिखाऊं, सिक्स मेंबर्ड रिंग का आना चाहिए, लेकिन इसमें सिक्स मेंबर्ड रिंग में भी यहाँ पे 120 डिग्री के अराउंड पॉसिबल ही नहीं होता है प्रोजेक्शन, और ये दो यहाँ ये एंगल 120 के अराउंड पॉसिबल ही नहीं होता है, इसलिए वहां पे भी रिएक्शन डिक्रीज हो जाती है। सबसे जो फैसल रिएक्शन होती है साइक्लिक केसेस में वो है फाइव मेंबर्ड रिंग में, क्योंकि जो ये वाला केस है, जो TBP फॉर्मेशन टेंडेंसी हो जाती है, वो फाइव मेंबर्ड रिंग वाले केस में कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर है देन अदर रिंग्स, तो दैट इज वाई फाइव मेंबर्ड रिंग वाले केसेस में ये रिएक्शन ज्यादा feasible होती है। और वी सी दैट इन फाइव मेंबर्ड रिंग वाले केस अगर हम देखें, इसको हम कुछ ऐसे दिखा सकते हैं कि अगर ये एक्स है तो यहाँ से बिल्कुल मतलब इजीली ये आ सकता है और यहाँ पे अटैक कर सकता है, बट इट इज मोर मोर फन, जो स्ट्रिक्टली हमें इसको दिखाना पड़ेगा व्हाट वी कॉल इस पे TBP ट्रांजिशन स्टेट पे, और वहां पे ये फेवरेबल स्ट्रक्चर बना सकती है एज कम्पेयर टू अदर रिंग्स। दैट इज वाई जो हम रेट देखते हैं फाइव मेंबर्ड रिंग का, वो इसी की इसका रेट सबसे ज्यादा होता है, इनफैक्ट इससे भी ज्यादा होता है। और फिर बाकी आ जाते हैं, फिर सिक्स मेंबर्ड रिंग आ जाती है, और देन वो इसी के सिक्स मेंबर्ड रिंग के बाद फोर मेंबर्ड आ जाती है, और फोर मेंबर्ड के बाद आ जाती है थ्री मेंबर्ड रिंग, ये तो ना के बराबर है। दिस इज हाउ रिएक्शन SN2 हैपनेस। ठीक, SN2 हैपनेस। अब इसके बाद और एक केस हमें पढ़ना होता है, विच इज द केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन वाले केस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं साइक्लोहेक्सेन वाले केस, और पूछे भी गए हैं। जो ये है, ये वाला प्लेनर फॉर्म है, मैं इसको चेयर फॉर्म में ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, एक में एक्स ऊपर और एक में एक्स इक्वेटोरियल पे, बिकॉज देर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस। और ये वाला केस इन्वर्जन करके भी, चेयर इन्वर्जन करके भी वापस इक्वेटोरियल में आ सकता है। ठीक, विच इज अ डिफरेंट स्टोरी। फिर देर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस स्ट्रक्चर, एक तो एक्सल में एक्स आ जाए और एक्स इक्वेटोरियल में आ जाए। जब ये एक्सल में आ जाता है तो इसका सिग्मा स्टार जिसपे अटैक होना है न्यूक्लियोफाइल का, वो नीचे की साइड आ जाता है, और जो हाइड्रोजन होते हैं वो नीचे की साइड होते हैं। और अगर हम इसका सिग्मा स्टार देखें, वो तो कुछ इस साइड होता है सिग्मा स्टार, और हाइड्रोजन जो होते हैं वो यहाँ से होते हैं, मतलब जो ऊपर की तरफ है। तो जो नए न्यूक्लियोफाइल जिसको आना है अटैक करने, तो इसको मैं अगर यहाँ, जो न्यूक्लियोफाइल इसको मैं यहाँ रखता हूँ, तो इसको यहाँ से आना पड़ेगा, मतलब इस न्यूक्लियोफाइल को सिग्मा स्टार में अटैक करने के लिए इन हाइड्रोजन्स की रिपल्शन फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल इस यहाँ से आके इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करना डिफिकल्ट पाता है कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि यहाँ जब न्यूक्लियोफाइल को आना है तो उसको ऑलमोस्ट बाहर से ही आना है। ठीक है, उसको इन वाले हाइड्रोजन की मतलब रिपल्शन बहुत ही कम फेस करते हैं, क्योंकि ये यहाँ से नहीं आता है, बल्कि सीधे बाहर से ही आता है, और इसलिए इसको ईजियर हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी सिग्मा स्टार में डोनेट करे। दैट इज वाई जो रेट ऑफ SN2 होती है वो एक्सल केसेस में ज्यादा हो जाती है कंपेयर टू इक्वेटोरियल केसेस में। तो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर इट कि अगर एक्सल केसेस में हमारे पास लिविंग ग्रुप अगर एक्सल केसेस में आता है, तो इसकी रेट जो होती है वो होती है स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ, या फास्टर देन दैट ऑफ इक्वेटोरियल केसेस। तो रेट ऑफ SN2 कुछ ऐसा होगा। देर आर सर्टन सबस्ट्रेट्स देन जो SN2 करते ही नहीं है, वो उन सबस्ट्रेट्स में पर्टिकुलर चीज क्या होती है, यही स्टीरिकस या ओरिएंटेशन का मसला। सपोज हमारे पास ब्रिजिड सिस्टम्स है, ब्रिजिड सिस्टम्स में हमारे पास ये केस है और यहाँ पे एक्स लगा है, तो जो इसका एंटीबॉन्डिंग होगा वो बिल्कुल रिंग में होगा, और इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और almost impossible for a nucleophile to get inside the ring
और इसकी सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करे, जो कि पॉसिबल होता ही नहीं है। इसलिए ब्रिज ब्रिज कार्बन्स पे लगे, व्हाट वी कॉल ब्रिज हेड कार्बन्स पे लगे लीविंग ग्रुप SN2 के लिए अच्छे सबस्ट्रेट नहीं है। इसी तरह और केसेस भी है, ठीक, और केसेस भी है जिन ये वाला केस भी ब्रिजिड सिस्टम का है जिसमें SN2 होता ही नहीं है। लेकिन कभी 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 ऐसा भी पूछा जाता है कि इन दो में से, जो ए और बी है, इन दो में से किस में सबस्टिट्यूशन ज्यादा फास्टर होगी। फंडामेंटली तो दोनों में सबस्टिट्यूशन नहीं होती है, बट अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किस में फास्टर है, तो देन वी हैव टू कीप इन माइंड द रिजिडिटी ऑफ द सिस्टम। जहां पे रिजिडिटी ज्यादा है वहां पे प्रॉब्लम ज्यादा है SN2 के लिए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रिज कार्बन एक ही है, यहाँ पे ब्रिज कार्बन दो है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी बन जाती है, कि पॉसिबिलिटी बन जाती है कि थोड़ा स्पेस कहीं से इसको अवेल हो जाए न्यूक्लियोफाइल को, और ये सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करे, जो कि इस वाले रिजिड सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। तो इन केसेस ऑफ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जहाँ पे ये पूछा जाएगी इन केस में ए या बी में ज्यादा SN2 सबस्टिट्यूशन फास्ट है, तो वो फिर केस बी बनता है। लेकिन ये ऐसे सबस्ट्रेट है जिनमें SN2 होती ही नहीं है जनरली, ठीक। इसी तरह SN2 जो हम पढ़ते हैं एट ये कार्बन, एट कार्बन यूजुअली हम इसमें देखते हैं कि वो केसेस जिनमें हैलोजन बेंजीन रिंग के साथ लगा होता है, तो वहां पे भी SN2 पॉसिबल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, उसका एक रीजन है कि जो सिग्मा स्टार है वो तो बिल्कुल इन द प्लेन ऑफ द रिंग होगा, इस बॉन्ड के पीछे सिग्मा स्टार का मेजर लोब होगा कार्बन की तरह, विच वी हैव सीन अर्लियर। तो ये न्यूक्लियोफाइल अब रिंग में, बिल्कुल रिंग के प्लेन में नहीं जा सकता है, रिंग में नहीं आ सकता है और इसके पीछे से इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाल दे, ये पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा फैक्टर इसमें क्या होता है कि इसमें रेजोनेंस हो जाती है लोन पेयर की, विच इज वीक बट होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, इस वाले बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से इसको अब बाहर निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि CX बॉन्ड जो पहले साइक्लिक केसेस में या एसाइक्लिक केसेस में हमें सिंगल कैरेक्टर का मिलता था, अब इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, अब इसको ब्रेक करना ज्यादा ही डिफिकल्ट हो गया है। दैट इज हाउ दिस रिएक्शन डजंट हैपन। तो sometimes we are asked कि किस सबस्ट्रेट में नहीं होगी, then we have to understand that these are certain cases जिसमें नहीं होती है। सबस्ट्रेट के ही रिलेटेड कुछ केसेस होते हैं जिनका आंसर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से आता है, और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हमें एक खास चीज देखनी है सबस्ट्रेट के ही रिलेटेड, कि सर्टन सबस्ट्रेट्स होते हैं जो फास्टेस्ट SN2 देते हैं। उन केसेस में कौन कौन होते हैं, इनमें वो कीटोन्स होते हैं या वो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं जिनके अल्फा कार्बन पे हैलोजन लगा होता है, जैसे कि ये, या अल्फा कार्बन पे लिविंग ग्रुप लगा होता है, जैसे कि ये वाला केस है। सपोज अगर हम इसकी बात करें तो इसमें इसमें सबस्टिट्यूशन जो होती है वो फास्टेस्ट होती है, अगर हम दूसरों के साथ कॉमन केसेस जो है उनके साथ कंपेरिजन करें। ऐसा क्यों होता है, देयर इज अ पर्टिकुलर रीजन दैट वी विल सी। ऐसे ही एलाइल केसेस में सबस्टिट्यूशन SN2 बहुत फास्ट होती है, ऐसा क्यों होता है, दैट हैज आल्सो सेपरेट सिमिलर रीजन, वो भी हम देखेंगे। इसी तरह बेंजाइल केसेस में अगर हम देखें, बेंजाइल केसेस में SN2 बहुत फास्ट होती है। व्हाट इज द रीजन, देयर आर इलेक्ट्रॉनिक रीजंस व्हिच वी विल सी वन बाय वन। तो पहले हम देखेंगे कि अल्फा हेलो कार्बन जो होते हैं, अल्फा हेलो कार्बनल सिस्टम जो होते हैं, उनमें सबस्टिट्यूशन फास्ट क्यों होता है। इसके जवाब हमें देती है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें असल में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो तो अटैक कहाँ पे करेगा, और असल में होता क्या है, दिस वी विल अंडरस्टैंड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ए ट्रांजिशन स्टेट, के जो अल्फा यहाँ पे अल्फा हेलो कार्बोनिल है, तो जो इस कार्बोनिल का पाई स्टार है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड है तो ऑब्वियसली इसका पाई स्टार भी बना होगा इंटरबॉन्डिंग, वो कुछ ऐसा है। और उस पाई स्टार का बड़ा लोब अगर आप देख सकते हो ग्रीन में, इट इज ऑन कार्बन नॉट ऑन ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन। तो ये दोनों, और जो CBr का इस वाले जहाँ पे SN2 होनी है, इसका जो एंटी बॉन्डिंग है
दीज आर इन ओरिएंटेशन। तो ये दो आपस में मिलके एक नया ही एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं जिसके लोब्स ब्रोमीन के वाले कार्बन CBr जो बॉन्ड है उस कार्बन पे भी बड़े हैं और इस कार्बन पे भी बड़े हैं। तो न्यूक्लियोफाइल को जो, अगर ये दो आपस में नहीं मिलते, assuming that these two didn't combine together, तो न्यूक्लियोफाइल जब आता तो इसको यहाँ पे बड़ा लोब मिलता है और यहाँ पे बड़ा लोब मिलता है। देन दैट इज अ सेपरेट डिस्कशन कि यहाँ पे अटैक क्यों नहीं करेगा, वहां पे क्यों करेगा। आई विल टेल यू अ बिट ऑफ दैट एज वेल कि यहाँ पे इसको अगर ये कंबाइन नहीं करते तो इनको छोटे लोग से इंटरेक्ट करना, विच वाज नॉट ए ग्रेट टाइप ऑफ इंटरेक्शन। बट नाउ दैट देयर आर दीज टू लोब्स आर लार्जर लोब्स, तो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे अटैक करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब पॉसिबिलिटी ये है कि ये ब्रोम इस वाले एंटीबॉन्डिंग पे भी अटैक कर सकता है, इस पे भी। लेकिन अगर ये, अब वो एज्यूम दैट अगर ये कार्बोनिल पे अटैक करता है, तो व्हाट वी सी इज कि अगर न्यूक्लियोफाइल आता है और कार्बोनिल के इस वाले लोब में अटैक करता है, तो व्हाट हैपन्स इज कुछ ऐसा वहां पे मामला होता है। और Br, ठीक। तो ये वाला जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, इसकी रिवर्सिबिलिटी का इशू रह जाता है। ठीक है, बाहर आ जाता है। लेकिन ब्रोमीन के साथ अगर ये अटैक करता है, अगर अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है एंड इस वाले कार्बन पे जिसपे ब्रोमीन लगा है, तो देन विल नॉट हैव रिवर्सिबिलिटी इन द रिएक्शन, क्योंकि अब Br नेगेटिव वापस जुड़ नहीं सकता। कि अगर इस कार्बोनिल की जगह कोई सल्फोन होता तो फिर ये रिएक्शन रेट डिक्रीज होती है, क्योंकि वहां पे ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि हमारे ये दो मिक्स हो जाए, इनके एंटीबॉन्डिंग मिक्स हो जाए, बिकॉज सल्फर ऑक्सीजन की बॉन्डिंग इज ऑफ डिफरेंट नेचर देन दैट ऑफ दिस कार्बन ऑक्सीजन। तो वहां पे रिएक्शन रेट डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसी तरह हमारे यहाँ, इसी तरह अगर CF3 भी हो, CF3 और फिर Br हो, तो वहां पे भी SN2 रिटार्ड होती है। ठीक, दिस यू कैन फाइंड डायरेक्टली फ्रॉम द बुक ऑफ कैरी एंड सैनबर्ग। दीज आर बेंजाइल एंड एलाइल केस। सो अगर एलाइल केस में ऐसे मानता हूँ, तो जो इसमें न्यूक्लियोफाइल जब बाहर से आ जाएगा तो वो क्या करता है कि न्यूक्लियोफाइल तो ट्रांजिशन स्टेट में ऑब्वियसली कुछ ऐसा होगा। और अगर मैं इसको मानता हूँ कि क्लोरीन यहाँ से जाता है और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आता है और दीज आर द एचेस। ठीक है, सॉरी, these are H, these are hydrogens। तो what happens is कि इस पे नेगेटिव और ये ट्रांजिशन स्टेट है। ये ट्रांजिशन स्टेट जो है एक p ऑर्बिटल के अलोंग जो बन रही है, there are different confusions regarding this, क्योंकि there are certain books which write के यहाँ पे इस p ऑर्बिटल के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब बहुत ज्यादा है, तो जो इसका एंटी बॉन्डिंग है पाई स्टार जो है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले सकता है। ठीक है, पाई स्टार, जैसे आप रेजोनेंस में पढ़ते पढ़ते हैं कि अगर इस पे डबल बॉन्ड हो तो वो फिर रेजोनेंस करता है, क्योंकि इस p ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इस पाई बॉन्ड का पाई एंटी बॉन्डिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले सकता है इससे और यहाँ से स्टेबिलिटी दे सकता है थ्रू रेजोनेंस। दिस इज व्हाट कैरी एंड सनबर्ग बिलीव, कि उन्होंने इस चीज को इसी से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है और जिसकी वजह से इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होती है पाई स्टार, वो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने में लेकर डिलोकलाइज कर जाती है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसकी एनर्जी कम हो जाती है और रिएक्शन का जो EA है वो डिक्रीज होता है और रिएक्शन फास्ट होती है। दिस इज वन रीजन। दूसरा रीजन क्या है जो क्लेडन में मेंशन है, कि इस p ऑर्बिटल के अलोंग जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफिशिएंसी आ जाती है। इस p ऑर्बिटल के अलोंग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी आ जाती है, जिसकी वजह से अब जो यहाँ पे पाई ऑर्बिटल्स होते हैं, दे कैन नाउ कंट्रीब्यूट देयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू दिस ऑर्बिटल, और उसकी वजह से इसमें स्टेबिलिटी मिलती है। सो देयर आर टू कंट्रास्टिंग explanations given for the same effect, but this has in most of the books this has been mentioned कि ये बिल्कुल ही दोनों का मिक्स है। देयर इज नॉट वन पर्टिकुलर आंसर कि इसका आंसर स्टीरिक्स है या इसका आंसर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स है।
but it is believed that the major factor is the electronic factor। क्या देखते हैं कि जो ये sp2 वाला जो कार्बन है, जो TBP वाला कार्बन है, दिस वन, ठीक। तो इसके, ये अगर लीविंग ग्रुप है और ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये वाला जो एंटी बॉन्डिंग है, ये पाई स्टार है, क्योंकि आप लोब्स देख सकते हो अपोजिट दिस में, फेजेस में, ठीक है। और ये वाले केसेस क्या करते हैं कि नाउ दे आर इन प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड दे कैन टेक द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और दिस इज हाउ दे कैन स्टेबलाइज द इलेक्ट्रॉन रिच p ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन रिच ट्रांजिशन स्टेट इन केस ऑफ SN2। लेकिन अब अगर केस होता है कि sp2 जो है, विच यूजुअली हैपन्स इन SN1, ठीक है, वो हम उस समय देखेंगे कि SN1 में कैसे होता है। तो वहां पे पॉजिटिव जब बनता है, तो नाउ these can overlap and these can donate their electron density in the vacant orbital, and similarly this is what happens in case of benzene system, ठीक है। जो इसका homo highest occupied molecular orbital होगा, it can donate its electron density in case of benzyl cation in case of SN1। This is how reaction happens, or this is what has been reported in books, how and why this reaction increases at this center, ठीक है। तो फिनाइल में तो फिर इस वाले केस में तो फिर ऑब्वियसली ज्यादा होगा, क्योंकि अगर SN2 भी है तो इट विल टेक अप द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे डिफिशिएंसी होती है तो यहाँ से देगा, जो कि क्लेडन एक्सप्लेन करते हैं। और कैरियन सैनबर्ग के ने बिल्कुल इसका अपोजिट बताया है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अलॉन्ग बहुत ज्यादा रह जाती है, और नाउ दिस कैन इंटरमोनिक ऑर्बिटल्स ऑफ दिस बेंजीन रिंग कैन टेक अवे द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड सिमिलरली फॉर द एलाइल केस। सो दीज आर केसेस जिनमें रिएक्शन सबसे फास्ट होती है, एंड देयर आर क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड कि सबसे फास्ट रिएक्शन रेट किसमें होगी। दीज आर द रेट। Another important factor that affects the rate of SN2 reaction is nucleophilicity of the nucleophile and the solvent effects. Among nucleophile, we'll see what is a nucleophile. Suppose we have a substrate like this, and this is a substrate that we have, which is a ketone, and we have a reagent। हमारे पास एक reagent है। Suppose हमारे पास एक reagent है A, जिसको मैं दिखाता हूँ कि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ए अब क्या कर सकता है यहाँ पे। एक तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, जैसे हम अल्डोल कंडेंसेशन में देखते हैं, ये एसिडिक होता है। ये एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि जब यहाँ से ये H निकलता है तो नेगेटिव यहाँ पे आता है, और वो नेगेटिव रेजोनेंस स्टेबलाइज होकर ऑक्सीजन पे आ जाता है, और वो इनोलेट आयन बनाता है। तो एक तो ये उस वजह से एसिडिक होता है, ठीक। एक तो ये उस वजह से एसिडिक होता है। दूसरा केस ये भी है कि यहाँ से भी एच होगा ऑब्वियसली, बट लेट अस एज्यूम दैट हमारे पास एक सिमेट्रिकल सबस्ट्रेट है। तो हमारे पास अगर सिमेट्रिकल सबस्ट्रेट है, विल हैव इट लाइक दिस, दैट मींस वी हैव इक्विवेलेंट एच ऑन टू साइड्स ऑफ द कीटोन। तो अब यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, क्योंकि दिस हाइड्रोजन नाउ कंटेन्स सम एसिडिक कैरेक्टर, दैट मींस इट कैन बी deprotonated, it can be taken away by the base और बाय स्पीशीज दैट कंटेन एन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर मैं एक को दिखाता हूँ। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये इस एच को निकाल के यहाँ पे नेगेटिव लाए, जो कि मैं दिखाता हूँ पाथ वन। एक तो पाथ वन ये है कि ये इसको यहाँ पे एच को निकाल के नेगेटिव यहाँ पे आ जाए, और ये ऐसा ऐसे बन के कार्बो एन बनाए, जो कि फिर ऑब्वियसली रेजोनेंस करके यहाँ पे इनोलेट बनाएगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी है पाथ वन की। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये नेगेटिव ए डायरेक्ट यहाँ पे अटैक कर सकता है कार्बोनिल पे, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, और ये इसको यहाँ से ब्रेक कर सकता है पाई बॉन्ड को। तो जो पार्ट टू जिसको मैं कहूँगा, दिस इज पार्ट टू, इसमें क्या होगा कि वी विल हैव दिस इंटरमीडिएट, जहाँ पे ए आएगा, और दिस विल बी द इंटरमीडिएट जो हमारे पास आएगा। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज फ्रॉम ए सिंगल स्पीशीज। एक ही स्पीशीज जब एक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करें तो वहां पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये कि ये पाथ वन से एच को निकाल सकती है,
और दूसरा ये कि पार्ट 2 से डायरेक्ट कार्बोनिल पे अटैक कर सकते हैं। तो here comes the uh, clearness of being a base and being a nucleophile। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर ए नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी हाइड्रोजन को दे, किसी प्रोटॉन को दे, और वहां प्रोटॉन को बाहर निकाले और जो सबस्ट्रेट है उस पे नेगेटिव चार्ज लाए, तो तब हम इसको कहेंगे कि ये बेस है। बेस का काम दुनिया में एक ही है क्या, जहाँ पे भी एसिडिक हाइड्रोजन मिले, जहाँ पे भी वो हाइड्रोजन मिले जो जिसपे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो या जिस जो एसिडिक हो, तो ये उसको निकाल सकता है। यानी जहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन हो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा हो, या एक ऐसे एटम पे लगा हो जहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन के वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाए और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए जनरली। क्योंकि बाकी जो एसिड्स होते हैं कार्बन एसिड्स दे आर वेरी लेस एसिडिक। ठीक। तो एक तो पाथ ये है कि अगर ये पाथ 1 से जाता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देता है, तो तब हम इस ए नेगेटिव को नाम देंगे ये न्यूक्लियोफाइल, ये बेस है, सॉरी। तो ये बेस है तब जब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी प्रोटॉन को दे, किसी हाइड्रोजन को दे। लेकिन अगर यही स्पीशीज किसी कार्बन सेंटर पे या किसी ऐसे सेंटर पे अटैक करे जो हाइड्रोजन नहीं है, यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन को दे या दूसरे एटम को दे, तो तब जो रिएक्शन होती है तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियो तब इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। और जो रिएक्शन यहाँ पे हुई है स्टेप 2 में, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि बेस और न्यूक्लियोफाइल क्या है। बेस वो स्पीशीज है जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोटॉन को दे, और न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज है जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन को दे। जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही होता है। बट देन देयर इज अ क्वेश्चन कि क्या एक ही स्पीशीज दोनों काम कर सकती है? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। जैसे हम देखते हैं कि जब हम अनलॉल कंडेंसेशन कराते हैं तो हम OH नेगेटिव यूज करते हैं, हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, और हाइड्रोक्साइड दोनों काम कर सकती है। न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकती है और ये एज बेस भी फंक्शन कर सकती है। इसीलिए जो यहाँ पे बनने वाला जो केसेस होते हैं उनमें फिर पॉसिबिलिटीज रहती है साइड प्रोडक्ट्स की। लेकिन OH एक हाइड्रोक्साइड एक ऐसी बेस है जो दोनों काम कर सकती है, इसीलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक बेस कहते हैं। खैर, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी अबाउट अल्लोल कंडेंसेशन, बट वी मस्ट नो द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। दूसरा फैक्टर इस पे आता है कि अगर आप कहीं पे भी आप पढ़ोगे कि न्यूक्लियोफाइल जो है, मतलब इसकी टेंडेंसी लोन पे डोनेट करने की या इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करने की, तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। और कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है ये काइनेटिक टर्म है। काइनेटिक टर्म से क्या मुराद है? और बेस जो है वो एक थर्मोडायनेमिक टर्म है। ठीक। बेस जो है वो थर्मोडायनेमिक टर्म है और न्यूक्लियोफिलिसिटी काइनेटिक टर्म है। हाउ? तो वी सी दैट थ्रू दिस वे दैट काइनेटिक हम उस चीज को कहते हैं जो काइनेटिक्स पे डिपेंड करती है, जो रेट पे डिपेंड करती है, कौन चीज कितना जल्दी होता है, तो हम उसको काइनेटिक बोलते हैं। अगर सपोज हमारे पास ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और हम यहाँ से दो न्यूक्लियोफाइल लाते हैं, ए न्यूक्लियोफाइल और बी न्यूक्लियोफाइल, तो हाउ डू वी नो कि विच इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है? तो जो दो में से जल्दी अटैक करेगा। ये नहीं कि अटैक करने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, या उससे पहले क्या होता है। इट हैज नथिंग टू डू विद दैट। इट इज अबाउट काइनेटिक्स कि ए और बी में से जल्दी कौन अटैक करता है। दैट इज व्हाई इट इज काइनेटिक टर्म। क्योंकि वी डोंट से कि प्रोडक्ट ये स्टेबल बनाती है या नहीं बनाती है। सो वी सी कि अगर सपोज ए जल्दी ये सपोज ए जल्दी अटैक करता है कंपेयर टू बी, दैट मीन्स ए न्यूक्लियोफाइल बेटर है देन बी नेगेटिव। लेकिन अब अगर हम बेस की बात करें, सपोज ए और बी ऐसे ही रिएक्शन है और हम इन्हें जनरली वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है और उसमें हमें जो मिलता है वो कुछ ऐसा है। ठीक। और वी गेट दिस सॉर्ट ऑफ इक्विलिब्रियम।
बी एच मिलता है और ओ एच नेगेटिव हमें मिलता है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो अगर ये K1 है, पहला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और ये K2 है, तो हम देखते हैं कि ये जो रिएक्शन है, ये जो इक्विलिब्रियम है, इसकी पोजीशन क्या है। अगर अगर ये आगे की तरफ गया है, अगर ये आगे, इफ K1 इज ग्रेटर देन 1, ठीक, तो वो इसे कि ये एक बहुत अच्छी बेस है कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये फॉरवर्ड हुआ है, तो हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बेस है इन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में जब वाटर से प्रोटॉन चुरा सकती है, तो दिस इज अ वेरी गुड बेस। और अगर K2, सपोज K2 लेस देन 1 है या K2 कम है, तो हम कहते हैं कि बी वीक बेस है। तो हम यहाँ पे वो कैसे देखते हैं, इक्विलिब्रियम में हमेशा देखा जाता है कि स्टेबिलिटी के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं कि एक्सटेंड एंड ईज ऑफ रिएक्शन किसमें ज्यादा है, किसमें रिएक्शन ज्यादा एक्सटेंड तक। सो वी सी के अगर ये जो इक्विलिब्रियम है, इफ इट लाइज टू द राइट, इफ इक्विलिब्रियम लाइज टू द राइट, तो वी से के दिस इज अ गुड बेस, ए नेगेटिव इज अ गुड बेस। तो वो राइट पे, when the equilibrium would lie to the right, obviously when the product is would be stable, when this age would be a stable species. That is why we say that if the reaction goes towards the side where a bit weaker base or weaker acid is formed, this is what usually happens. So extent of reaction जब हम देखते हैं, तो we see that if the equilibrium lies to the right, then base is a good base. If it lies to the left, that means this product is not stable. So equilibrium will not favor this. Equilibrium will favor this. Equilibrium will favor the formation of water. Right. That is why if we assuming here that K2 is less than 1, we say that A negative is a better base than B. So this is how we see basicity and acidity of the compounds. That is why whenever we have to compare basic character, we always go to the conjugate acid. Is it a conjugate acid stable? If it is stable, then we say that the base must be a strong base. If it is conjugate acid is a strong acid or less stable, we say that the conjugate base must be weaker. Right. So this is how reaction works, how things work. We then move to the main thing that affects the rate of SN2, which is nucleophilicity. So how do we decide the nucleophilicity of the different species or different nucleophiles? There are certain criteria. I have taken them from, there is one book of organic reaction mechanism by Reinhard Buckner. You can see it from there, and it has given a sort of list of certain pointers on the basis of which we can say if a nucleophile is good, या न्यूक्लियोफाइल अच्छा है या ठीक कितना अच्छा है और कंपैरिजन में कैसा है। तो we यूजुअली गो कि जब हम along a period देखते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी along a period, तो we it is डिसाइडेड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगी along a period, तो इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। जैसे हम देखते हैं कि अगर एफ नेगेटिव की एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो एफ नेगेटिव वीक है कंपेयर टू ओ एच नेगेटिव, and compared to that of NH2 negative, compared to that of CH3 negative. This happens in a particular period. तो दूसरा इसी तरह का है। सपोज अगर हमारे पास आर एस नेगेटिव है और सी एल नेगेटिव है, तो आर एस नेगेटिव is a better nucleophile compared to Cl negative because of the higher electronegative negativity of chlorine. Similarly, we have अगर ET3N है जो कि टर्शरी अमाइन है, ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है देन ईथर बिकॉज नाइट्रोजन less electronegative है compared to that of oxygen. So these are certain things along the period that we must remember. Now then there is another thing that is कि size का factor भी influence करता है nucleophilicity. When do we see the size? When we go along the group. और that is why we see कि जो हम देखते हैं कि I negative is a better nucleophile than bromide, than chloride and fluoride. This is the order that we get. And similarly, from here we get that RSH, that is thiol,
it is a better nucleophile than alcohol. And in the similar way, if we see that we have this wire negative charges on selenium, similarly we have this wire negative is on sulfur, and here when negative is on negative charges on oxygen, this is the nucleophilicity order. Similarly, if we see that pH3, pH3 is a better nucleophile than NH3. This is the nucleophilicity order. Nucleophilicity. If we see the basicity, it is the reverse. So here we can see a contrast between basicity and nucleophilicity. This is basicity. So this is how different factors work to decide nucleophilicity. That's a different story. How does these do, when and where do these effects work in parallel, when why they do not? That's a different discussion probably. So then we have similarly, if it depends on the stability by resonance. ठीक है, तो इस पे भी ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस पे. स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस में क्या आता है कि इफ इफ नेगेटिव चार्ज इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो रेट ऑफ अटैक उसकी कम रहेगी, वो प्रेफर करेगी कम न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना. जैसे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो इस तरह है कि अगर आप यहाँ पे भी देखोगे कि जो ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है उनकी ये जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी वो कम है, क्योंकि यहाँ पे जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगी कि नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा. और इसी तरह यहाँ पे भी फिनॉक्साइड आयन में अगर हम देखें ओ नेगेटिव जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगी. तो इस तरह से रिएक्शन में अगर हम इसको यूज करेंगे न्यूक्लियोफाइल, it will be weaker in comparison to those where negative charge is concentrated. And one more important effect that we see is the alpha effect. Alpha effect से क्या मुराद है? Alpha effect means that अगर जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, अगर उसके बगल में लगा हुआ एटम, अगर उस पे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है, अगर हमारे पास ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है जहाँ से अटैक होना है, ये एन, तो अगर जो एटम इसके साथ जुड़ा है, अगर इसके पास लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है. जैसे कि हमारे पास ऐसा होता है, जैसे हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को डिप्रोटोनेट करके ये न्यूक्लियोफाइल हम बना सकते हैं. दिस वुड बी मोर न्यूक्लियोफिलिक देन OH नेगेटिव, क्योंकि इस पे के अल्फा एटम पे लोन पेयर वाला ग्रुप है. इसी तरह हाइड्रोजीन अगर हम देखेंगे, हाइड्रोजीन इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन अमोनिया. ठीक, अमोनिया से बेटर है क्योंकि यहाँ से जब अटैक होगा तो दिस वुड ऑब्वियसली this actually happens because of the orbital overlap of non-bonding electrons जो इस पे होते हैं, वो they force this lone pair to be higher in energy. जो इसका होमो होगा जहाँ से अटैक होगा, मतलब इसकी एनर्जी, इस लोन पेयर की एनर्जी बढ़ेगी एंड इट विल अटैक द न्यूक्लियस एट द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर. ठीक है, this is how we can decide nucleophilicity of different cases. And in this, जो effect of nucleophile देखा गया on this substitution nucleophilic reactions, it was actually through Scott-Swain equation जो हमारे पास है, उसमें हमारे पास एक न्यूक्लियोफिलिक कांस्टेंट आता है फॉर ए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट. एक सबस्ट्रेट के लिए यूजुअली वो मिथेनॉल था जिसमें उन्होंने किया, तो उसमें देखा गया कि न्यूक्लियोफिलिक कांस्टेंट डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स का कैसा है. तो दिस इज हाउ वी डिसाइड न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएजेंट इज एक्सपेरिमेंटली, कि न्यूक्लियोफिलिक कांस्टेंट होता है और we decide it by rate of nucleophile, and if we use CH3OH as the, सॉरी ये देखा गया था CH3I में, मिथाइल आयोडाइड में देखा गया था. एंड किसके रेस्पेक्ट में देखा गया था? मिथेनॉल के रेस्पेक्ट में देखा गया कि न्यूक्लियोफाइल जो हम यूज करते हैं, हाउ डज इट इन्फ्लुएंस द रेट विद रेस्पेक्ट टू दैट ऑफ मिथेनॉल. अगर हम एक रिएक्शन में मिथेनॉल न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, दूसरे में कोई दूसरा, तो उसका कंपैरिजन फिर मिथेनॉल के साथ होता है. इसके बाद जो आता है वन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट, दैट इफेक्ट इज द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज सॉल्वेंट इफेक्ट. और सॉल्वेंट दो किस्म के होते हैं, पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर.
और जो हम यूजुअली यहाँ यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, दीज आर पोलर सॉल्वेंट्स एंड out of polar solvents we have two types, polar protic solvents and polar aprotic solvents which are usually used. polar protic से मतलब वो है जो पोलर हो, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो ग्रुप्स के एटम्स के दरमियान, और जो प्रोटिक हो दैट इज दे मस्ट बी द सोर्स ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है, और वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। लेकिन जब हम यही केस देखते हैं पोलर अप्रोटिक में, तो वहाँ पे तो कोई H पॉजिटिव का सोर्स ही नहीं होता है, और एच बॉन्डिंग भी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वहाँ नहीं होती है। जैसे वाटर में आप देख सकते हो कि दिस एच कैन बी, जिस पे डेल्टा पॉजिटिव है तो दिस कैन बी ऑब्टेन। सिमिलरली CH3OH में ये एच है जिस पे डेल्टा पॉजिटिव है, या जो ये होता है व्हाट वी कॉल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में आप देखते हो कि इसमें ये वाला OH तो बिल्कुल निकलने के लिए ही रेडी होता है क्योंकि ये बहुत एसिडिक प्रोटॉन है। इसी तरह डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड है पोलर अप्रोटिक। डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड को हम ऐसे दिखा सकते हैं, इसका एक्चुअली रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी, रेजोनेटिंग फॉर्म भी ये होती है, एग्जिस्ट करती है, इसमें भी ये है DMSO। इसी तरह डाइमिथाइल फॉर्ममाइड है, तो फॉर्ममाइड की फार्मूला ये होती है, और ये जब डाइमेथाइल है तो ये एन का एन डाइमेथाइल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, ये वाला प्रोटॉन कार्बन से लगा है, और वो कार्बन जब यहाँ पे प्रोटॉन बाहर निकलेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो डिलोकलाइज नहीं हो सकता, इसलिए वो एसिडिक प्रोटॉन नहीं है। इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ऑब्वियसली, यहाँ से जाके यहाँ पे, ठीक। इसी तरह हेक्सामेथाइल फॉस्फोर अमाइड है, या हेक्सामेथाइल फॉस्फोर ट्राइअमाइड है, या हेक्सामेथाइल फॉस्फामाइड है। इसका स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह से है कि आप देख सकते हो, it would be like this. We will have 6 methyl groups attached to 3 नाइट्रोजन्स, तो इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ऐसे, और रेस्ट वही स्ट्रक्चर रहेगा, रेस्ट सेम स्ट्रक्चर रहेगा, इसका भी ऐसा स्ट्रक्चर हो। एसीटोन आपको पता है, एसीटोन में भी हम रेजोनेटिंग फॉर्म दिखा सकते हैं, बट जस्ट दैट all or most of it is reactions are explained by this structure, that is why we stick to this structure, but these are roughly the solvents that are used। तो इसके बाद क्या है कि इसके बाद जब हम रिएक्शन करते हैं, इसी के सपोज अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, और हम अब चूंकि SN2 की बात कर रहे हैं, तो SN2 में पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होते हैं। क्यों होते हैं, वी विल सी दैट एंड हाउ दे अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एज वेल। तो यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स यूज होते हैं। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स इसलिए यूज होते हैं क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वही, सिंस द रेट जो आपको पता है वो डिपेंड करती है न्यूक्लियोफाइल पे भी, न्यूक्लियोफाइल पे भी वो डिपेंड करती है, तो वी वांट दिस न्यूक्लियोफाइल टू बी हायर इन कंसंट्रेशन। ये तो कंसंट्रेशन का हो गया, लेकिन मैंने आपको इससे पहले बताया है कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है न्यूक्लियोफाइल पे, उस पे भी रेट डिपेंड करती है, और ये देखा भी गया है। दैट इज वाई कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स में न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है। हाउ डज दैट इंक्रीज हैपन, विल सी दैट। सपोज हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है और ये स्मॉल साइज का है, ठीक। अगर ये स्मॉल साइज का है, जैसे कि F नेगेटिव है या OH नेगेटिव है, तो इसका साइज स्मॉल है, तो जब हम इसे डाइमेथिल सल्फोक्साइड में यू नो जब हम मीडियम ये लेते हैं, तो व्हाट यूजुअली हैपन्स देयर कि जो O नेगेटिव की है ये तो एक आपस में रिपल्शन करते ही करते हैं। सपोज अगर यहाँ पे ऐसा केस है, तो एक तो ये वाले दो आपस में रिपल्शन करेंगे, दूसरा केस ये इसके साथ भी रिपल करेंगे, ठीक है। ये O नेगेटिव इस न्यूक्लियोफाइल के साथ, जिसको मैं हाईलाइट करता हूँ येलो में, तो इसके साथ भी ये रिपल्शन करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल चाहेगा कि मैं बाहर निकलूं और अटैक करूं, ठीक है। और किस पे अटैक करूं, मैं कार्बोनिल सेंटर पे या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करूं। तो अगर स्मॉल साइज है और हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो जो जब यहाँ पे सिटेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ेगा, रिपल्सन भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन भी बढ़ेगा, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी, और विच वुड ऑब्वियसली इंक्रीज द रेट। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि सपोज हमारे पास जो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा उसमें फिर फ्लोरीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी,
जो हमने ऊपर पढ़ा वो जनरल था वैसे, लेकिन अब हम जब बात कर रहे हैं पर्टिकुलर सॉल्वेंट की, पर्टिकुलर टाइप की, तो हमें ये देखना होगा कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी हम देख सकते हैं, अब जब हम स्मॉल न्यूक्लियोफाइल जब हो तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है जब हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। दिस इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसी तरह अगर हम देखें तो जो अगर हम बात बात करें दूसरे न्यूक्लियोफाइल्स की, उनका केस क्या होता है व्हेन वी यूज दिस पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब अगर हमारे पास बड़ा कोई न्यूक्लियोफाइल है और हमने डीएमएसओ हम जनरल केस लेते हैं सिखाने के लिए, तो उसमें क्या होगा कि उसमें ये रिपल्शन तो बहुत कम होगी, जो आपस में रिपल्शन इनमें होगी इट विल बी वेरी लेस। ठीक है, ये रिपल्शन बहुत कम होगी क्योंकि अब बहुत कम मॉलिक्यूल्स ऑफ DMSO, डाइमेथिल सल्फोक्साइड, will be around this big nucleophile. That is why it will experience lesser repulsion. One, there would be lesser steric repulsions between these groups, as well as lesser number of these molecules, solvent molecules around this न्यूक्लियोफाइल, जिसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी कम लगेगा और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगी। सो दिस इज हाउ इट अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। दैट इज व्हाई वी प्रेफर कि अगर सपोज स्मॉलर आप हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स है, तो वी प्रेफर कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हम ऐसे दे जहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो सकती है और हमें बेटर रिएक्शन मिल सकती है। So this is the case of polar aprotic solvents affecting the rate of reaction in case of SN2। Similarly HMPA का जब हम यूज करते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी सिमिलर केस होगा। एंड कभी कभी पूछा भी जाता है कि व्हाट वुड बी द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। एक चीज मैं भूल गया न्यूक्लियोफिलिसिटी में कि अगर आप देखोगे जनरली एक ये चीज है कि जो चार्जड न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो बेटर होते हैं, चार्जड न्यूट्रल से बेटर होते हैं, मतलब OH नेगेटिव इज बेटर देन वाटर, और इसी तरह एमाइड जो है इट इज बेटर देन अमोनिया। ठीक है, तो एंड इन द सिमिलर वे वी कैन हैव अदर एग्जांपल्स एज वेल। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, बट हाउ डज इट इफेक्ट। और जो सॉल्वेंट है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इसका इफेक्ट ट्रांजिशन स्टेट पे क्या पड़ता है। ठीक, तो जो हमारे पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे हमने देखा कि सल्फोक्साइड है, जो इसका नेगेटिव चार्ज होता है इट इज एम्बेडेड डीप, तो मतलब ये बहुत बड़े ग्रुप है मिथाइल, और ये नेगेटिव से ही इंटरेक्ट करता है विद डिफरेंट सबस्ट्रेट्स। तो जब हम न्यूक्लियोफाइल इसमें डालते हैं तो ये इसमें रिपल्सन जब करता है तो इस न्यूक्लियोफाइल की एनर्जी इंक्रीज होती है। तो अगर हम इसको ग्राफ में दिखाएं तो इट इज लाइक दिस कि अगर यहाँ पे रिएक्शन स्टार्टिंग मटेरियल है और ये सपोज न्यूक्लियोफाइल भी है इसमें, तो इसमें जब ट्रांजिशन स्टेट यहाँ बनेगी, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट है। आई विल शो इट लाइक दिस। ट्रांजिशन स्टेट पे जैसे आपने देखा उस पे भी थोड़ा चार्ज होता है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, या चार्ज ऐसा होता है जिसपे दो ग्रुप्स लगे होते हैं जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे फुल पॉजिटिव फुल नेगेटिव चार्ज है। तो जब इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी रिएक्शन मटेरियल की, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल भी है, जिसमें सबस्ट्रेट है और न्यूक्लियोफाइल है, तो अब इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई पोलर, यहाँ से एनर्जी हम दिखाते हैं, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ने इसकी एनर्जी इंक्रीज की, तो अब जाके जो पहले इतना बड़ा EA था, जो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, अब ये एक्टिवेशन एनर्जी अब बिल्कुल छोटी हो गई है, मतलब ये जो हिल है ये अब छोटा हो गया है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई है, तो जिसकी वजह से रेट यहाँ पे फास्ट होगा। और पोलर एप्रोटिक, अगर हम पोलर प्रोटिक यूज अब करें, पोलर प्रोटिक वहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और अब हमें यहाँ पे पहले ये चीज देखना है कि जब न्यूक्लियोफाइल की एनर्जी तो ये इंक्रीज करेगा ही करेगा, कि अगर पहले यहाँ पे था, अब यहाँ से रेट स्टार्टिंग मटेरियल की हो गई है, विच इज ट्रू, क्योंकि अब यहाँ से इंक्रीज हो गई है एनर्जी। अब ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी भी तो ये इंक्रीज करेगा क्योंकि वहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, बट सिंस इट इज अ डेल्टा नेगेटिव, इट इज पार्शियल नेगेटिव, तो उस पर थोड़ा ही इंक्रीज होगा इतने तक बस। ठीक, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी जो इंक्रीज होता है वो बहुत बड़ा है।
यहाँ पे इतना ही इंक्रीज है। तो जो ओवरऑल हमको मिलता है कि एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है कंपेयर टू दैट ऑफ द रेयर केस। पोलर प्रोटीन में बिल्कुल इसका उल्टा होता है कि वो नेगेटिव को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करता है और इसको यहाँ पे लाता है, ठीक है, इसको इस वाले पोजीशन। और ट्रांजिशन स्टेट जो है इसको भी मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज करता है, लेकिन इसकी एनर्जी कम करता है, लेकिन थोड़ी ही कम करता है। तो मतलब जो ये बैरियर फिर बन जाता है, सॉरी, जो ये बैरियर बन जाता है, इट इज़ अ वेरी लार्ज बैरियर, और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एज अ रिजल्ट ये रिएक्शन स्लो डाउन होती है और इसकी रेट कम हो जाती है। दिस इज हाउ न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड सॉल्वेंट्स अफेक्ट इट। तो हमें ये याद रखना है कि देर आर सर्टेन सॉल्वेंट्स विच आर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स which are favorable for SN2. And then there is leaving group, जो लास्ट इफेक्ट है। लीविंग ग्रुप इफेक्ट क्या होता है कि हम यूजुअली देखते हैं कि जितना बेटर लीविंग ग्रुप होगा, सपोज अगर हमारे पास ये है, तो जितना ये ज़्यादा स्टेबलाइज हुआ होगा उतना बेटर हमें रिएक्शन मिली होगी, ठीक है। यू ऑल ऑफ अस नो के ये बेटर स्टेबलाइज्ड है दो की वजह से, ये यहाँ पे एक की वजह से ही स्टेबलाइज्ड है, ठीक। तो दैट इज व्हाई दिस इज अ बेटर लीविंग ग्रुप देन दिस। सिमिलरली हमारे पास जो आयोडीन है विच इज अ बेटर लीविंग ग्रुप देन ब्रोमाइड, तो इसकी वजह से भी रिएक्शन पे असर पड़ता है। इसी तरह हमारे पास जो ट्रिफ्लेट होता है, ठीक है, इट इज लाइक दिस विच इज अ बेटर लीविंग ग्रुप देन मिसाइलेट जो हमारे पास होता है, लाइक दिस। तो यहाँ पे इसका माइनस आई भी आ जाता है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई। तो ये भी बेटर लिविंग ग्रुप है कंपेयर टू दिस। इसी तरह हमारे पास जो दूसरे न्यूक्लियोफाइल ये लिविंग ग्रुप है, उनसे भी रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। और उनमें ऑब्वियसली जैसे हमने दिखाया कि ये ट्रिपलेट है, ये तो सबसे ऑलमोस्ट बेस्ट है। फिर नोसेलेट है, नोसेलेट जो हमने कल बात की, नोसेलेट वो बेटर है टोसाइलेट से, ठीक है। और लास्ट मिसाइलेट से बेस्ट है। एंड फिर है आइजोनो आयोडीन है, ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, फ्लोराइड है, और एसीटेट है, ठीक है। ऑल दीज factors affect the rate of SN2 reaction. This is all about SN2 reaction. Then there are certain questions we will take up in a separate video.